अब आज का जो टॉपिक है हम लोग का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म पढ़ना। आइसोमेरिज्म का देखिए कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है, चाहे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ो, चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ो, लोअर क्लासेस में पढ़ो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए पढ़ो, हायर क्लासेस में पढ़ो, आइसोमेरिज्म का एक सिंपल से डेफिनेशन है, two or more than two compounds which have same molecular formula but different properties, physical or chemical, are called isomers, and the phenomena is known as isomerism. Two or more than two substances which have same molecular formula but different structural formula or different spatial arrangement और डिफरेंट प्रॉपर्टीज। लोअर क्लासेस में जो हम लोग पढ़ते हैं आइसोमेरिज्म, वो सिंपली पढ़ते हैं कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन नहीं है, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एज वेल एज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सिमिलर हो सकता है। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग होना ये कोई कंपलसरी नहीं होता आइसोमेरिज्म में। प्रॉपर्टीज अलग होनी चाहिए, फिजिकल और केमिकल, वो चाहे स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में सिमिलैरिटी हो, स्पेशल अरेंजमेंट में डिफरेंस हो, इस वजह से हो सकता है या किसी भी रीजन से हो सकता है। अब ये आइसोमेरिज्म टू टाइप्स का है। नंबर वन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये स्पेस आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। इसके भी कई टाइप हैं। तो पहले जरा हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे फोकस करते हैं। मेन हमें दो पढ़ने हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म या स्पेस आइसोमेरिज्म भी। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा कॉम्प्लेक्सेस का, उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा। वो डिफरेंस किस तरीके का है, इसको लेकर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी कई टाइप के होते हैं, जैसे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म और कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में भी बहुत सारे टाइप्स हैं। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म एंड कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, तो ये बहुत सारे टाइप्स हैं इसके भी। ये 5 टाइप्स हैं बेसिकली। फिर हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जाएंगे, उसके अपने टाइप्स हैं। तो पहले जरा मैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में ये डिफरेंसेस क्या हैं इनको जरा मैं डिस्कस कर लेता हूं, इनका क्या मतलब। तो पहला है आपका आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, नाम से इसके क्लियर है। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, इसमें ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होंगे जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, लेकिन जब वो आयनाइज होंगे, जब वो आयंस में डिसोशिएट होंगे, तो डिफरेंट नेचर ऑफ आयंस प्रोड्यूस करेंगे। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के हैं, लेकिन उनके आयनाइजेशन से आपको डिफरेंट आयंस मिल रहे हैं और इस वजह से उनके केमिकल टेस्ट भी डिफरेंट हैं, अलग अलग केमिकल टेस्ट दे रही है। ऐसे आइसोमर्स को, ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन आइसोमर्स। ये जनरली आपको वहीं पर मिलता है जहां पर लिगेंड और काउंटर आयन दोनों अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं,
कैपेबल हो अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करने के लिए, यानी जो काउंटर आयन है वो एज अ लिगेंड हो जाएगा और जो लिगेंड है वो एज काउंटर आयन हो जाएगा। एक एग्जांपल देखिए इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस, यहां भी दिया हुआ है। जैसे यहां पर दो कॉम्प्लेक्सेस हैं, देखिए पहला कॉम्प्लेक्स है CONH3 होल 5 Br 2 प्लस एंड SO4 2 माइनस। यानी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है CONH3 होल 5 Br और SO4, CONH3 होल 5 Br और ब्रैकेट के बाहर है SO4। ये एक कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स को अगर हम देखें, इस कॉम्प्लेक्स को अगर हम देखें तो इसमें क्या ब्रोमाइड आयन फ्री आयन की तरह आयनाइज होंगे? क्या आपको फ्री ब्रोमाइड आयन मिलेंगे? ब्रोमाइड आयन फ्री मिलेगा इसमें? इंडिपेंडेंट उसका आयनाइजेशन पॉसिबल है? नो सर। क्या सल्फेट आयन का फ्री या इंडिपेंडेंट आयनाइजेशन पॉसिबल है? यस सर। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये सल्फेट आयन का पॉजिटिव टेस्ट देगा ना? यस सर। और Yes, ब्रोमाइड आयन का पॉजिटिव टेस्ट ये नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसके जो क्योंकि सर वो फ्री हाँ? क्योंकि इसके जो आयंस हैं वो उसी के अकॉर्डिंग मिल रहे हैं, यानी इसमें फ्री सल्फेट आयन मिल रहे हैं बट फ्री ब्रोमाइड आयन नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसमें AgNO3 मिलाएं, AgNO3, क्या ये AgNO3 के साथ रिएक्ट करके AgBr का कोई PPT बनाएगा? नो सर। नो सर। क्यों? क्योंकि सर Br फ्री नहीं है, फ्री मतलब नहीं। आयन फ्री नहीं है। क्या ये बेरियम क्लोराइड के साथ बेरियम सल्फेट का PPT देगा? सर बेरियम सल्फेट का? बेरियम क्लोराइड Yes, के sir. साथ बेरियम सल्फेट का PPT देगा? यस सर, यस सर। क्यों देगा? क्योंकि SO4 फ्री। क्योंकि SO4 इसके अंदर फ्री आयन है। तो अभी इसके स्ट्रक्चर से आपको सारी चीजें क्लियर हो गई ना इसके बारे में? बोलिए, इसके कौन कौन से Yes, फ्री sir. आयन से ये सब क्लियर हो गए ना? अब देखिए, अब मैं क्या करता हूं, इसमें से इनके इनके लिगेंड्स और काउंटर आयन को चेंज कर देता हूं। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म ऐसे ही बनता है जब काउंटर आयन और लिगेंड्स अपनी पोजीशन चेंज कर लें, यानी इसी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का दूसरा आयन आपके पास हो गया, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का एक दूसरा आयन मैंने यहां पर लिखा SO4, जो आपने वहां पर लिखा था वो मैंने एज लिगेंड यहां पर अरेंज कर लिया ऐसे। देखिएगा यहां पर मैंने जो लिगेंड था उसको काउंटर आयन बना दिया, जो काउंटर आयन था उसको लिगेंड बना दिया, और ये कॉम्प्लेक्स हो गया उसी फॉर्मूले को लेकर। इस कॉम्प्लेक्स में क्या ब्रोमाइड आयन मिलेंगे आपको? Yes. Yes, sir. क्या सल्फेट आयन मिलेगा? नो No, sir. ये AgNO3 के साथ टेस्ट देगा? Yes, sir. AgBr यस का? सर। ये बेरियम क्लोराइड के साथ टेस्ट देगा? नो No, सर। sir. बात समझ में आई ना? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म समझ में आया नहीं?
Yes, sir. क्लियर हो गया? देखिए और क्लियरली मैं समझा देता हूं आपको। यहां से इस पूरे कॉम्प्लेक्स को मैंने दो चीजों से रिएक्ट कराया। एक रिएक्ट कराया AgNO3 के साथ, और एक रिएक्ट कराया मैंने BaCl2 के साथ। दोनों को अभी उसको भी रिएक्ट कराएंगे। ठीक, कोई डाउट यहां तक? ये जो सॉल्ट है, ये जो कंपाउंड है, AgNO3 के साथ रिएक्ट करने पे क्या मिलने वाला है आपको? क्या AgNO3 के साथ कोई चेंज होगा? नो सर। PPT मिलेगा? नो PPT। यहां पर क्या मिलेगा? BaSO4 व्हाइट PPT। किसका? व्हाइट PPT किसका? बैरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का। तो क्या ये टेस्ट ये कंफर्म नहीं कर रहा है कि इसमें सल्फेट आयन की प्रेजेंस है? और क्या ये कंफर्म नहीं कर रहा है कि इसमें ब्रोमाइड आयन की प्रेजेंस नहीं है? कर रहा है ना? Yes, sir. अब यही काम हमने इस कंपाउंड के साथ किया। यहां क्या होगा? यहां क्या होगा? नो PPT। ठीक, ऐसे होगा ना? और यहां पे येलो PPT किसका? AgBr। AgBr। तो सबसे बड़ी पहचान जो है आयनाइजेशन आइसोमरिज्म में वो ये है कि जब इनके आप केमिकल टेस्ट कराओगे तो ये अलग अलग टेस्ट देंगे, एक ही रिएजेंट के साथ दोनों PPT नहीं देंगे। अगर एक दे रहा है तो दूसरा उस रिएजेंट के साथ नहीं देगा, और जिस रिएजेंट के साथ वो देगा उस रिएजेंट के साथ ये नहीं देगा। ये पहचान है। ठीक है, क्लियर? तो इसका मतलब इसमें कौन सा आइसोमरिज्म है? यहां पर आयनाइजेशन आइसोमरिज्म का केस है। ये आयनाइजेशन आइसोमर्स है एक दूसरे के। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? आयनाइजेशन आइसोमर्स की सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये अलग अलग आयंस देंगे। आपको कैसे पता चला अलग अलग आयंस देंगे? आप टेस्ट ट्यूब के अंदर तो देखने नहीं जाओगे, कैसे पता चलेगा? जब किसी रिएजेंट से ट्रीट करोगे तो एक PPT देगा, दूसरा PPT नहीं देगा, आपको पता चल जाएगा। भाई अगर दोनों PPT एक ही रिएजेंट के साथ अगर दोनों PPT नहीं दे रहे हैं तो इट मींस कि वो अलग अलग आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। बोलो। Yes. Yes, sir. अगर दोनों सेम आयन प्रोड्यूस कर रहे होते तो एक ही रिएजेंट के साथ दोनों रिएक्ट करते। दोनों नहीं रिएक्ट कर रहे हैं, इट मींस कि उनके आयंस अलग अलग हैं। अगर दोनों PPT नहीं दे रहे हैं एक ही रिएजेंट के साथ, क्योंकि क्वेश्चन Yes, sir. ऐसे भी आता है कि प्रूव दैट, आप तो जानते हैं आयनाइजेशन आइसोमर्स हैं, प्रूव दैट दिस एंड दिस आर आयनाइजेशन आइसोमर्स। प्रूव कैसे करेंगे भाई? प्रूव करेंगे रिएजेंट्स के थ्रू। कोई रिएजेंट लाएंगे, उससे दोनों को रिएक्ट कराएंगे और वहां दिखा देंगे कि भाई देखिए ये टेस्ट दे रहा है, ये नहीं दे रहा है, तो इट मींस कि ये अलग अलग आयंस हैं इनके। ठीक है, Yes, sir. ये केस हो गया आयनाइजेशन आइसोमर्स। क्लियर हो गया पूरा आपको? Yes, sir. आयनाइजेशन आइसोमरिज्म में क्या होगा? आयंस का खेल अलग हो, आयंस अलग अलग मिलेंगे आपको। जो आयंस कंपाउंड ए प्रोड्यूस करेगा वो वही आयंस कंपाउंड बी नहीं करेगा।
और ये बेसिकली होता किस वजह से, ये होता है जब काउंटर आयन और लिगेंड्स अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं, यानी जब Interchange. लिगेंड्स Yes. काउंटर आयन हो जाएंगे और काउंटर आयन, Ligands हो जाएंगे. तो वहीं पर ऐसा आइसोमरिज्म आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमरिज्म। सॉल्वेट आइसोमरिज्म या हाइड्रेट, जनरल वर्ड है सॉल्वेट और वाटर के केस में हाइड्रेट। सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमरिज्म जो होता है वो ड्यू टू डिफरेंस इन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से होता है, यानी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा कॉम्प्लेक्सेस का, लेकिन उनके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसको लेकर डिफरेंस होगा। वाटर की जगह अगर कोई और सॉल्वेंट है लाइक मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की जगह इथेनॉल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या मिथेनॉल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसका डिफरेंस है तो उसे हम सॉल्वेट आइसोमर्स कहेंगे। और स्पेसिफिक अगर वाटर का डिफरेंस है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का, तो हम उसे हाइड्रेट आइसोमरिज्म कह देंगे। तो ऐसा आइसोमरिज्म आपका हाइड्रेट, एग्जांपल देखिए यहां पर कुछ, ये बहुत इजी है, जैसे CONH3 4H2OClCl2। अब इसमें देखिए पहले एग्जांपल को देखिएगा, इसके अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे लिगेंड में हो चाहे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में हो, कितने वाटर हैं? So 1. 1। और वो वाटर किस फॉर्म में है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में है या लिगेंड के फॉर्म में? So ligand के फॉर्म में. ligand, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 0 है, वाटर एज लिगेंड 1 है, ठीक है। अब इसको देखिए, Yes sir. इसमें कितने वाटर हैं और किस फॉर्म में है? So एक है water of एक crystallization वाटर है के लेकिन form वो में. वाटर ऑफ, Crystallization के form में. यानी इसमें 0 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसमें 1 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इस चीज का केवल डिफरेंस हो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लेकर, तो इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रेट आइसोमर्स हैं ये। और इवन ये भी हो सकता है कि जैसे किसी में 3 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, किसी में 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, बट ओवरऑल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूरा सेम होना चाहिए। किसी में मान लो कॉम्प्लेक्स डॉट 3 वाटर है, किसी में कॉम्प्लेक्स डॉट 2 वाटर लिखा है, एक वाटर मान लो हटके लिगेंड में आ गया, ठीक है, तो वो भी हाइड्रेट sir. आइसोमर्स। हाइड्रेट आइसोमर्स का मतलब ही है कि कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्सेस हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर? Yes sir. ये दोनों एग्जांपल आपके पास है। और जब मान लीजिए यहां पर वाटर की जगह CH3OH होता, वाटर की जगह यहां पे CH3OH होता, मतलब यहां ब्रैकेट में जहां पर आप ये वाटर लिख रहे हैं इसकी जगह CH3OH होता है यहां पे, और यहां भी डॉट करके CH3OH लिखा होता, डॉट CH3OH, तब इसी आइसोमरिज्म का नाम क्या हो जाता है? Solvate हाँ, isomerism. सॉल्वेट आइसोमर्स होते हैं, तब हाइड्रेट नहीं बोलते। सर एक बार रिपीट कर दीजिए, आवाज नहीं आई। फिर मैं कह रहा हूं, जैसे आप ऐसा समझो ना कि हम लोग नॉर्मल एक टर्म बोलते हैं सॉल्यूशन और एक बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन, तो किसी भी सॉल्यूशन को हम एक्वस नहीं कह सकते ना। एक्वस Yes, सॉल्यूशन sir. कहते ही हमारा मतलब हो गया क्लियर कि सॉल्वेंट कौन है, Water. हमने कहा कि इसी एग्जांपल में अगर H2O की जगह CH3OH होता, दोनों जगह एज लिगेंड CH3OH होता और दूसरे कंपाउंड में डॉट CH3OH होता, तो इस आइसोमर का नाम होता सॉल्वेट आइसोमर्स होते हैं, यानी अदर देन वाटर कोई और सॉल्वेंट है और उसके क्रिस्टलाइजेशन का डिफरेंस है, तो सॉल्वेट आइसोमरिज्म। पर्टिकुलरली वाटर है और उसके नंबर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का डिफरेंस है, तो ये हाइड्रेट आइसोमर्स। क्लियर हो गया? तो इसीलिए सॉल्वेट हाइड्रेट दोनों है। हाइड्रेट में फिक्स हो गया कि वाटर का ही डिफरेंस होगा, सॉल्वेट में कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, वो बेंजीन हो सकता है, वो मिथेनॉल हो सकता है, वो इथेनॉल हो सकता है, ठीक है। क्लियर हुआ नहीं अभी? क्लियर हो गया सॉल्वेट आइसोमरिज्म? Yes, sir.
अब आते हैं लिंकेज Yes, आइसोमरिज्म। sir. थर्ड है आपका लिंकेज आइसोमरिज्म। लिंकेज आइसोमरिज्म पहली बात आपको वहीं पर मिलेगा जिस कॉम्प्लेक्स के अंदर एम्बिडेंटेड लिगेंड्स हो। एम्बिडेंटेड लिगेंड्स जैसे CN, NO2, SCN, ऐसे लिगेंड्स। इसमें क्या होगा, सब कुछ पूरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कॉम्प्लेक्सेस का सेम होगा। एम्बिडेंटेड लिगेंड के पॉइंट ऑफ अटैचमेंट का डिफरेंस होगा। जैसे CN है तो CN कार्बन से भी बॉन्ड बना सकता है सेंट्रल एटम से, और नाइट्रोजन एंड की तरफ से भी बना सकता है। तो एक कॉम्प्लेक्स 1 में वो कार्बन की तरफ से बॉन्ड बना रहा होगा और कॉम्प्लेक्स 2 में वो नाइट्रोजन की तरफ से अटैच होगा, तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट उसका बदल रहा है। तो केवल ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें एवरीथिंग पूरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब कुछ सेम है, केवल एम्बिडेंटेड लिगेंड के पॉइंट ऑफ अटैचमेंट का डिफरेंस है, उस एटम का डिफरेंस है जिसके थ्रू वो सेंट्रल एटम से बॉन्डेड है। एग्जांपल CrH2O होल 5 SCN, यहां पर जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है दैट इज SCN का, वो क्या है, S है। Yes. और CrH2O NCS वही SCN यहां भी है, लेकिन यहां पर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट क्या है उसका, N. N। M. तो ऐसा आइसोमरिज्म जिसमें पॉइंट ऑफ अटैचमेंट का डिफरेंस हो, लिंकिंग एटम का डिफरेंस हो, उसको लिंकेज आइसोमरिज्म कहेंगे। और ये डेफिनेटली कहां मिलेगा आपको, जहां पर एम्बिडेंटेड Ligands लिगेंड्स, present यानी होंगे। एम्बिडेंटेड लिगेंड्स कॉम्प्लेक्स में नहीं है, तो ये आइसोमरिज्म तो वहां नहीं मिलने वाला आपको। जैसे यहां देखिए NO2 में N पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है और यहां पर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है O। Yes, ऐसे sir. CN और NC, ऐसे केसेस को हम लोग, बाकी सारा फॉर्मूला सेम है, इसको हम लोग कहते हैं लिंकिंग एटम का, एम्बिडेंटेड लिगेंड के लिंकिंग एटम का डिफरेंस हो। नेक्स्ट इज सर कोऑर्डिनेशन। मतलब ये फंक्शनल आइसोमरिज्म की तरह होंगे। फंक्शनल आइसोमरिज्म जैसे सर RNC RCN फिर NO2 ONO जैसे। कह सकते हैं आप, लेकिन मेन लिंकिंग एटम का डिफरेंस है, तो यहां पर उसे आप लिंकेज आइसोमरिज्म कहते हैं। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म कहां मिलेगा आपको, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म उन कॉम्प्लेक्सेस के केस में मिलेगा जहां पर कैटायन और एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स एंटिटी हो, जहां पर कैटायन भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो और एनायन भी उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, जहां पर दो स्क्वायर ब्रैकेट लिखे जाएंगे। इसमें क्या होगा कि दोनों स्क्वायर ब्रैकेट यानी कॉम्प्लेक्स कैटायनिक कॉम्प्लेक्स एंटिटी और एनायनिक कॉम्प्लेक्स एंटिटी के लिगेंड्स इंटरचेंज हो जाएंगे, या उनके लिगेंड्स में डिफरेंस मिलेगा आपको। बट सीधी सी बात है, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म के लिए दो कॉम्प्लेक्स एंटिटीज होनी चाहिए कंपाउंड के अंदर, कैटायनिक एंटिटी भी होनी चाहिए और एनायनिक एंटिटी भी कॉम्प्लेक्स नेचर में, वहां मिलेगा। जैसे पहला देखिए CONH3 होल 6 CrCN6, इसमें कैटायन कौन सी एंटिटी है, ये एंटिटी कैटायनिक एंटिटी है और ये एंटिटी एनायनिक एंटिटी है। Annihilate. अब इसमें हुआ क्या कि अगर ये इसका लिगेंड इसके साथ आ जाए कोबाल्ट के साथ, और इसका लिगेंड यहां चला जाए Cr के साथ, तो CrNH3 होल 6 और COCN6 कॉम्प्लेक्स एंटिटीज के सेंट्रल एटम कह लो बदल गए या लिगेंड्स कह लो बदल गए, यानी कॉम्प्लेक्स एंटिटीज का नेचर बदल गया। ये कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म है, ठीक है। Yes, sir. इसमें क्या मिस्टेक होती है ये मैं बता दूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स करते क्या इसको, और इवन आपकी बुक में भी ऐसा दिया होता है, वो भी गलत है, आप अपनी बुक उठा के देखना। क्या करते हैं कि यहाँ CN को ले आए, तो इस ब्रैकेट को लिख दिया उन्होंने COCN6, और इधर अमोनिया लिख दिया, इधर हो गया CrNH3 होल 6। इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला राइटिंग का रूल कहता है कि कैटायन इज ऑलवेज रिटन फर्स्ट। वो ऑर्डर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर कोबाल्ट +3 की स्टेट में अमोनिया 0 है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसलिए ये कैटायनिक एंटिटी है, इसके ऊपर नेट +3 का चार्ज आएगा। यहाँ पर ये +3 में CN का -1 है, तो ओवरऑल इस पूरे कॉम्प्लेक्स एंटिटी पे -3 का चार्ज बनेगा एनायनिक एंटिटी। जब ये CN इधर चला जाएगा कोबाल्ट के साथ,
अब ये CN जब कोबाल्ट के साथ चला गया तो कोबाल्ट वाला जो कॉम्प्लेक्स एंटिटी वो एनायनिक हो जाएगा, कोबाल्ट 3+ और CN6 गया तो वो अब एनायनिक एंटिटी हो गया, तो उसका ऑर्डर भी बदलना पड़ेगा। हमने उसको यहां पर लिखा सेकंड ब्रैकेट में। बात समझ में आ रही जो मैं समझा रहा हूं? Yes, ये नहीं sir. करना है कि उसको कोबाल्ट को वहीं का वहीं रहने दीजिए, लिगेंड बदल लीजिए, क्योंकि लिगेंड बदलने के बाद अगर उसका नेचर बदल गया, अगर वो एनायनिक एंटिटी हो गया तो उसको ऑर्डर बदलना पड़ेगा हमें फॉर्मूला राइटिंग में। Yes, sir. और Cr के साथ जब अमोनिया आया तो ये कॉम्प्लेक्स एंटिटी पॉजिटिवली चार्ज हो गई, इसको हमने पहले लिख दिया फॉर्मूले में। ठीक है, Yes, sir. तो डिफरेंस जो है वो लिगेंड्स का है। दोनों कॉम्प्लेक्स एंटिटीज के अंदर लिगेंड्स का नेचर चेंज हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। और इवन एक चीज और बताऊं, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म में पार्शियल चेंज भी हो सकता है। दोनों कॉम्प्लेक्स एंटिटीज के अंदर लिगेंड्स का नेचर चेंज होना चाहिए, वो पार्शियली मतलब हो सकता है कि इस 6 में से 4 CN यहां से यहां चले जाए और इसकी जगह 4 अमोनिया यहां से यहां आ जाए। इससे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो भी इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स होगा। क्यों? क्योंकि जब आप दोनों कॉम्प्लेक्स एंटिटीज को देखेंगे दोनों कंपाउंड के अंदर तो उनके लिगेंड्स में आपको डिफरेंस दिखेगा। ये जरूरी नहीं कि टोटल लिगेंड्स ही चेंज हो जाए। दो कॉम्प्लेक्स एंटिटीज हो कॉम्प्लेक्स में, और दोनों कॉम्प्लेक्स एंटिटीज के अंदर अगर लिगेंड्स हमें डिफरेंट दिख रहे हैं, चाहे वो पार्शियली डिफरेंट दिख रहे हो या टोटली डिफरेंट दिख रहे हो, तो ये कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म में आएगा। क्लियर हुआ? Yes, sir. मतलब अगर यहां से मान लीजिए 3 CN इधर चले जाते तो भी क्या होता? अगर 3 CN यहां से यहां चले जाते और CN होल थ्राइस NH3 होल थ्राइस हो जाता है, और इधर भी CN होल थ्राइस NH3 होल थ्राइस हो जाता, तो वो जो कंपाउंड बनता वो भी इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन आइसोमर होगा। क्लियर हो गया? Yes, sir. कुछ और एग्जांपल्स भी आती हैं। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म। इट्स सिमिलर टू कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। ये बिल्कुल कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म की तरह ही है, लेकिन इसमें दो कॉम्प्लेक्स एंटिटीज नहीं होंगी, एक ही कॉम्प्लेक्स एंटिटी जिसको आप कहते थे पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है। एक ही कॉम्प्लेक्स एंटिटी जिसके अंदर दो सेंट्रल एटम हो, उनसे अटैच्ड लिगेंड्स का डिफरेंस दिखेगा। तो सिमिलर टू कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, बट अलग अलग दो कॉम्प्लेक्स एंटिटीज नहीं होंगी, एक ही कॉम्प्लेक्स एंटिटी होगी जो पॉलीन्यूक्लियर होगा। उसमें दोनों सेंट्रल एटम से अटैच्ड लिगेंड्स में डिफरेंस मिलेगा। एग्जाम्पल, ये एक पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, इसमें दो सेंट्रल एटम है, एक ये सेंट्रल एटम है, एक ये सेंट्रल एटम है। अभी कॉम्प्लेक्स ए के अंदर पहले सेंट्रल एटम से 4 अमोनिया बॉन्डेड है और दूसरे सेंट्रल एटम से है 2 अमोनिया 2 क्लोरीन। इनमें अगर डिफरेंस दिखता है दूसरे कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स 2 में पहले सेंट्रल एटम से अमोनिया हो गए 3, 1 क्लोरीन, और सेकंड सेंट्रल एटम से 2 अमोनिया NH3 होल ट्वाइस और एक क्लोरीन। 1 क्लोरीन, बल्कि 3 अमोनिया हो जाएंगे इधर, है ना? इधर भी आपके 3 अमोनिया हो जाएंगे NH3 होल थ्राइस। Yes. मतलब आप ये समझो Yes. कि ये कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म की तरह ही है, बट कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म के अंदर दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स एंटिटीज होंगी। उन कॉम्प्लेक्स एंटिटीज के अंदर सेंट्रल एटम से बॉन्डेड लिगेंड्स का नेचर डिफर कर जाएगा। यहां पर एक ही कॉम्प्लेक्स एंटिटी जो पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स होगा, उसमें दो सेंट्रल एटम से बॉन्डेड लिगेंड्स में डिफरेंस मिलेगा। ठीक है? तो कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म का ही केस पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में आएगा, तो वो कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म। क्लियर हो गई बात? Yes, sir. ये सब स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। अब है आपका ज्योमेट्रिकल या सिस ट्रांस आइसोमरिज्म।
ज्योमेट्रिकल और उस ज्योमेट्रिकल का एक टाइप सिस ट्रांस आइसोमर, ये सब स्टीरियो आइसोमरिज्म में आ जाएंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के बाद दूसरा हमने टाइप पढ़ा था स्टीरियो आइसोमरिज्म या स्पेस आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म या स्पेस आइसोमरिज्म। तो इस स्टीरियो या स्पेस आइसोमरिज्म का केस बनेगा, इसमें दो आइसोमरिज्म आएंगे, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। इसमें क्या होगा, अभी तक स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में डिफरेंस था, अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में डिफरेंस नहीं होगा। जो लिगेंड जहां पर हैं, जिस सेंट्रल एटम से बॉन्डेड है उसी के साथ रहेंगे, इन चीजों का डिफरेंस नहीं होगा। जो आयंस हैं वो वही आयंस रहेंगे। स्टीरियो आइसोमरिज्म में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, कॉम्प्लेक्स एंटिटीज का नेचर सेम, सारे लिगेंड्स वही रहेंगे, उन्हीं सेंट्रल एटम से बॉन्डेड रहेंगे, सब कुछ सिमिलर होगा, केवल स्पेस में उनके अरेंजमेंट को लेकर डिफरेंस होगा। अरेंजमेंट, इसमें दो आइसोमरिज्म होते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, यहां पर आपको अपने सिलेबस में दो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पढ़ने, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, सॉरी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। आपके सिलेबस में जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी दो कॉम्प्लेक्स होते हैं, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आपको स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए पढ़ना है, टेट्राहेड्रल के लिए नहीं। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। और फिर इसके बाद आता है आपका ऑप्टिकल आइसोमर। क्लियर?